अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 6 है अपने पास। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चैप्टर का बोटानिकल पोर्शन कवर कर लिया था, सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे। आज हम लोग बिगिन करेंगे विद इट्स ज़ूलॉजिकल पोर्शन। और जो सबसे पहली चीज़ आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में जस्ट लाइक प्लांट्स हमें पहले देखने थी मैनर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे द मैनर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग अपने पास बुक्स भी रखिएगा, कुछ चीज़ें हम लोगों ने बुक में से साथ ही साथ रीड आउट कर लेनी है। जैसे एक एक टॉपिक समझाऊंगा और उसका पोर्शन रीड आउट भी कर दूंगा। बुक्स में आप लोग अपने पास ओपन करके रखें, पेज नंबर 108, पेज 108 है। तो बिगिन आप करते हैं एसेक्सुअल मैनर्स में। सबसे फर्स्ट मैनर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज कॉल्ड फिजन। फिजन जिसको हम लोग बाइनरी फिजन्स भी कह सकते हैं। ये एक सोल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इन ऑर्गेनिज्म सच एज ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। अगर अब हम लोग टिपिकल एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोकैरियोट्स को तो फोकस नहीं कर रहे। तो देयर आर सर्टेन एनिमल्स जिनके अंदर बाइनरी फिजन जैसे कि फिजन जैसे डिविजनरी प्रोसेस की अकरेंस होती है। फिजन में सिंपली ये होता है, इट्स ए वेरी सिंपल मैनर, हम लोग कह सकते हैं द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बहुत ही सिंपल काइंड है ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंटल सेल जो होता है डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। जो पेरेंटल सेल है सिंपली डिवाइड हो जाएगा इनटू टू डॉटर सेल्स, और वो दो डॉटर सेल्स ट्रांसफॉर्म होंगे इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। वो आगे फिजन की प्रॉपर्टीज कंटिन्यू रखेंगे, पेज 108 है। फिजन में लिखा हुआ दिस इज ए सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू टू और मोर पार्ट्स एंड ईच ऑफ इट डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। तो सिंपली पेरेंटल सेल डिवाइड हो रहे हैं, नए इंडिविजुअल्स फॉर्म होते चले जा रहे हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिजन। पेरेंट्स डिवाइड्स इनटू टू मल्टीपल फिजन इफ इट डिवाइड्स इनटू मोर देन टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स। तो कह रहे हैं अगर एक बार डिवाइड होगा तो सिंपली बाइनरी फिजन कह लो, बट इफ इट डिवाइड्स मोर देन वन टाइम, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो तो उसको मल्टीपल डिवीजन कहा जाता है। एग्जांपल्स मार्क कर दो प्रोटोक्टस में, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बाइनरी फिजन का प्रोसेस या फिजन का प्रोसेस अकर होता है। सेकेंड मैनर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है, ये भी एक सिंपल मैनर है। एक स्पेसिफिक आउटग्रोथ हो जाती है, स्पेसिफिक आउटग्रोथ अकर्स थ्रू द बॉडी। एक स्पेसिफिक आउटग्रोथ होगी, और ये जो आउटग्रोथ है, फ्रॉम दिस आउटग्रोथ ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। इस आउटग्रोथ से एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाएगा। डिविजनरी मैनर्स नहीं आ रहे, आउटग्रोथ आ रही है। उस आउटग्रोथ से ही फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट
हुए चला जाता है। बहुत आसान आसान सी बातें होंगी आज इस वाले टॉपिक के अंदर। लिखा हुआ इन दिस प्रोसेस स्मॉल आउटग्रो डेवलप्स ऑन सम पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी अंडरलाइन करना एंड इज कॉल्ड बड। द बड स्टार्ट ग्रोइंग एंड व्हेन ऑल द स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यूज आर फॉर्म्ड इट नाउ लुक लाइक अ स्मॉल इंडिविजुअल ब्रेक्स ऑफ स्टार्ट्स एन इंडिपेंडेंट लाइफ एंड ग्रोज टू एडल्ट साइज। बर्निंग इज कॉमन स्पंजेस फाइलोपोरोफेरस के अंदर बहुत कॉमन है, हाइड्रास नाइडेरियंस यानी कि कॉरल्स being more common in species which form large colonies, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज क्रिएट कर सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म्स के अंदर रहते हैं, बंचेस की फॉर्म्स के अंदर रहते हैं उनके अंदर। और नाइडेरियंस की टिपिकल प्रॉपर्टी होती है दैट दे लिव इन ए कॉलोनियल फॉर्म। तीसरा जो मैनर है वो भी एक इंतहाई सिंपल सा मैनर है, दैट इज नोन एज रीजनरेशन। रीजनरेशन को हम लोग यूं डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिकंस्ट्रक्ट इट्स लॉस्ट पार्ट। एबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवा पाए, रीडेवलप करवा पाए। रीजनरेशन प्रॉपर्टी सब ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, ये बड़ी स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स हम लोग कह सकते हैं, बड़ी स्पेसिफिक फाइलम्स हैं दैट हैज द एबिलिटी टू रीजनरेट। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें, लिजर्ड्स दे हैव एन एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट देयर टेल, इनकी रीजनरेशन प्रॉपर्टी अच्छी होती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ रेप्टाइल्स की रीजनरेशन प्रॉपर्टी अच्छी होती है, उसी से मैंने एग्जाम्पल प्लेस की भी है। दी स्पंजेस पॉरिफेरस जो होते हैं इनके पास एक खास रीजनरेशन एबिलिटीज होती हैं, कुछ हद तक नाइडेरियंस के पास रीजनरेशन एबिलिटी है, कुछ लार्वास ऐसे होते हैं जिनके पास बड़ी अच्छी रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है। ह्यूमन बॉडी में भी अगर ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमंस डू हैव रीजनरेशन प्रॉपर्टी, ह्यूमंस हैव रीजनरेशन इन देयर स्किन, हमारी स्किन के पास रीजनरेशन होती है, एंड लिवर सेल्स, हमारे स्किन सेल्स और लिवर सेल्स रीजनरेट होते हैं। ब्लड सेल्स के पास भी रीजनरेशन एबिलिटी होती है, ब्लड सेल्स अपने आप को दोबारा से फॉर्म करवा सकते हैं। तो ये वो एरियाज हैं जहां ह्यूमंस के पास भी रीजनरेशन एबिलिटी है, बट हमारे पूरे के पूरे ऑर्गन्स रीजनरेट नहीं हो सकते। ऑर्गेनिज्म में पिग की रीजनरेशन एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उसको कुदरत ने ऐसी खास प्रॉपर्टीज दी हैं कि उसके मैक्सिमम ऑर्गन्स रीजनरेशन ले सकते हैं। मैक्सिमम ऑर्गन्स कह रहा हूं, एक स्पेसिफिक लार्वा है, बड़ी रिसर्चेस चल रही हैं इस लार्वा के ऊपर, सैलमेंडर लार्वा कहलाता है। सैलमेंडर लार्वा हैज द बेस्ट रीजनरेशन एबिलिटी। इसके पास सबसे बेस्ट रीजनरेशन शो हो रही है और साइंसदान ये कोशिश कर रहे हैं कि सैलमेंडर लार्वा से ह्यूमन ऑर्गन्स बनवा लें। ये सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, जिसे हम लोग कह सकते हैं सबसे बेस्ट रीजनरेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है सैलमेंडर लार्वा। सो रीजनरेशन को हम लोग यू डिफाइन कर सकते हैं दैट इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिकंस्ट्रक्ट इट्स लॉस्ट पार्ट। लिखा हुआ है दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीग्रोइंग द मिसिंग पार्ट which has been lost by accident or when an animal is cut in laboratory. It is common in worms where head ends develops a new tail and tail end develops a new head. Same happens in many gynoderms because new organism can be formed in this way. Sometimes it is used that it is said that animals can reproduce by regeneration. Sponges sometimes undergo a similar process called fragmentation. In this process, piece of parent body splits off and grow into a new sponge. तो ये सारी वो एग्जाम्पल्स दे रही, मैंने बताया रेप्टाइल्स की सबसे कॉमनेस्ट प्रॉपर्टी, हमारी बुक ने उसका जिक्र नहीं किया, बट रेप्टाइल्स की सबसे कॉमनेस्ट प्रॉपर्टी है रीजनरेशन। ह्यूमन बॉडी में जब रीजनरेशन होती है ना, स्पेशली जब स्किन में होती है, तो वो जो रीजनरेटिव पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसे कहा जाता है स्कार फॉर्मेशन हो जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर।
जैसे कभी हमें चोट लगती है, कुछ जगह स्किन की कट वट हो जाए, तो आप लोग देखते होंगे उसके ऊपर पहले एक ब्लैक मास्क आता है, डेड सेल का मास्क आता है, छिलका सा आता है। फिर जब वो हट जाता है, फिर उसके नीचे से स्किन जो पहले पिंकिश अपीयरेंस की होती है, फिर वो बिल्कुल नॉर्मल हमारी बॉडी का कलर अपीयरेंस ले लेती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी रीजनरेशन आती है। एक बड़ा खास मैनर भी है एनिमल्स में ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस ना, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, एक ऐसा मैनर है जिससे हम लोग कह सकते हैं मैनर दैट इज नाइदर सेक्सुअल नॉर एसेक्सुअल कंप्लीटली। एक ऐसा मैनर है जिससे हम लोग नाइदर टोटली एसेक्सुअल कह सकते हैं, नाइदर इस मैनर को टोटली सेक्सुअल मैनर कह सकते हैं। कैसे? लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह गैमेट्स आर इन्वॉल्व, लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रोसेस के अंदर गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट है, गैमेट्स इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह इट अकर्स फ्रॉम वन सिंगल पेरेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह गियाकर हो रहा है फ्रॉम वन सिंगुलर पेरेंट। अब सिंगल पेरेंट तो एसेक्सुअल मैनर्स के अंदर ज्यादा अप्लाई होते हैं, बट जो गैमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अप्लाई होते हैं। सो इट्स अ मिक्स्ड अप प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग टोटली एसेक्सुअल मैनर में भी क्लासिफाई नहीं कर सकते और इसको हम लोग टोटली एक सेक्सुअल मैनर भी नहीं कह सकते। हालांकि अभी हम लोग सारी की सारी जो काइंड्स पढ़ रहे हैं, फिजन से लेके रीजनरेशन, देन बर्डिंग, ये सारे के सारे ये एसेक्सुअल मैनर्स हैं। अभी पहले हम लोग एसेक्सुअल मैनर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। बट पार्थिनोजेनेसिस को हम लोग टोटली क्लासिफाई नहीं कर सकते एज एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। लिखा हुआ है this is a type of reproduction which is neither strictly asexual nor sexual, although like sexual reproduction gametes are produced, but like asexual reproduction require only one parent. A female produces eggs that develops into an adult without fertilization. तो sexual reproduction के लिए तो fertilization necessary होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। So it occurs without fertilization. Parthenogenesis common in some insects like honeybee, ants and wasps. तो ये इन organisms के लिए के अंदर normally occur हो रहे हैं। The next we have is cloning, एक और सोल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में आप लोग काफी चीजें वैसी ऑलरेडी जानते होंगे। क्लोनिंग भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आप लोग शीप डॉली की क्लोनिंग के बारे में वाकिफ हैं। उसमें किया ये गया था कि एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस लिया गया था फ्रॉम द सोमैटिक सेल और साइटोप्लाज्म लिया जा रहा था फ्रॉम द जर्म सेल। तो दो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स को इन्वॉल्व किया गया था, यानी इट्स एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोमैटिक एंड द जर्मिनल सेल। इसमें सोमैटिक सेल भी इन्वॉल्व हो रहा था और जर्मिनल सेल भी इन्वॉल्व हो रहा था। अब जो सोमैटिक सेल है, ऑर्गेनल सेल्स जो होते हैं, सोमैटिक सेल तो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर क्लासिफाई नहीं हो सकता। सोमैटिक सेल्स का काम ही नहीं होता टू परफॉर्म द फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जर्मिनल सेल की वजह से रिप्रोडक्टिव मैनर बन गया। उसमें हम लोगों ने देखा था आइडेंटिकल कॉपीज भी क्रिएट हो सकती हैं। क्लोनिंग से एक एडवांटेज होता है इसका, इससे हम लोग आइडेंटिकल कॉपीज भी क्रिएट करवा सकते हैं। अनआइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स की भी जनरेशन हो सकती है, जिसको आगे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स एंड अनआइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स में कैसे डिफरेंशिएशंस आती हैं। तो एक और एसेक्सुअल मैनर हो गया ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दैट इज क्लोनिंग।
क्लोनिंग से जो फर्स्ट क्लोन ऑर्गेनिज्म था दैट वाज शीप डॉली, बड़ा ही कामयाब एक्सपेरिमेंट था, मशहूर एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है. इज एन अनकॉमन बट रीसेंट टेक्निक ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. Technically, this is an asexual type of reproduction because formation of nuclear requires one fertilized egg whose nucleus is replaced by diploid nucleus of a somatic cell. तो दो चीजों को यूनियन है, एक अनफर्टिलाइज्ड एग सेल गैमेटिक सेल हो गया and a diploid nucleus cell. Egg is lodged into the uterus of a female where it behaves like a fertilized egg and develops into a new organism. ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया ना, ये कहीं ना कहीं टेस्ट ट्यूब बेबीज की बात कर दी गई है. क्लोनिंग में और टेस्ट ट्यूब बेबीज में डिफरेंस है. हम लोग सिर्फ अभी क्लोनिंग के एस्पेक्ट पे बात करें, दो सेल्स को आपस में जोड़ा गया. अब टोटल डेवलपमेंट आर्टिफिशियल करवाई जा रही है या उसको रीप्लांट करें इनटू द यूट्रस. तो अगर रीप्लांट करेंगे इनटू द मदर्स यूट्रस तो अब आगे टेस्ट ट्यूब बेबीज की डेवलपमेंट आ रही है. और नहीं अगर इम्प्लांटेशन करते तो हम लोग क्लोनिंग को भी एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं. आगे वो लिख रहे हैं इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. इट डिपेंड्स कि इसको कैसी नेसेसिटीज के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है. नेक्स्ट मैनर इज द मैनर ऑफ ट्विंस. ट्विंस में दो किस्म के ट्विंस होते हैं. एक कहलाते हैं आइडेंटिकल और दी मोनोजाइगोटिक ट्विंस. ये फर्स्ट कैटेगरी है ऑफ ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस या जिन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं. इनमें क्या होता है कि जिस वक्त जाइगोट फॉर्मेशन अगर हो चुकी हो, जिस वक्त जाइगोट क्रिएट हो गया हो, ये एक सिंगल जाइगोट डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली. पॉज. तो ये एक सिंगल जाइगोट डिवाइड हो जाता है इनटू टू जाइगोट्स. माइटोटिकल डिवीजन होती है. ये एक अलग जाइगोट बन गया, ये एक अलग जाइगोट बन गया. क्योंकि ये एक सिंगल जाइगोट था, ये आया था फ्रॉम वन सिंगल पेरेंट, यानी एक पेरेंट से बनने वाला जो जाइगोट होता है इट डिवाइड्स माइटोटिकली. इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन आती है, इट डिवाइड्स माइटोटिकली एंड इट क्रिएट्स टू जाइगोट्स. क्योंकि डिवीजन माइटोटिक है तो इन दोनों के अंदर पाए जाने वाली इंफॉर्मेशन एकदम सेम होगी, बिकॉज माइटोसिस नेवर ऑल्टर्स द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड नेवर चेंज एनी इंफॉर्मेशन. माइटोसिस से क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में चेंजेस नहीं आते, क्वालिटी में चेंजेस माइटोसिस कभी भी अकर नहीं कराता. अब जब इससे एक इंडिविजुअल बनेगा, इससे एक इंडिविजुअल बनेगा, दोनों सेम जाइगोट से बने थे और डिवीजन माइटोसिस थी, तो ये होंगे एकदम आइडेंटिकल, जिसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस. तो फिर दोहरा रहा हूं, आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है कि एक पेरेंटल एक जाइगोट होता है दैट अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन और वो डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली. एंड व्हेन इट डिवाइड्स माइटोटिकली तो इससे बनने वाले जो दो जाइगोट्स होते हैं, दो सेल्स कह लो, अब जाइगोट ही कहना पड़ेगा उसको क्योंकि मैंने इसे आगे से डेवलपमेंट की बात करनी. तो जो दो जाइगोट्स बनते हैं वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं इन देयर फीचर्स. एंड जब उनके फीचर्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं तो इन्हें कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस. और या क्योंकि ये एक जाइगोट से बने हुए तो इसे नाम दिया जाता है एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस. आइडेंटिकल्स कहेंगे या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस. पहले इतना पोर्शन बुक में से रीड आउट करूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार इसी में जो नेक्स्ट कैटेगरी है उस पर जाता हूं. लिखा है ट्विंस आर द टू चिल्ड्रन डेवलप एंड आर बॉर्न टुगेदर. ट्विंस आर ऑफ टू टाइप्स, आइडेंटिकल जिस पर भी हम लोग बात कर रहे थे, एंड द फ्रेटर्नल ट्विंस जिसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. आइडेंटिकल ट्विंस आर एग्जैक्टली अलाइक एंड ऑफ द सेम सेक्स बिकॉज बोथ ऑफ देम डेवलप फ्रॉम जस्ट वन जाइगोट विच समहाउ, वर्ड्स पे ध्यान देना, वो कहेगा समहाउ डिवाइड, एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात की, which somehow divides mitotically into two separate blastomeres, each of it develops into a new individual. As both of these develop from one zygote, they share the same gene and thus they are of the same sex, exactly identical in features. Being the product of mitosis, identical twins are often said to have developed asexually, क्योंकि इस mitosis का कोई आइडिया नहीं है कैसे होती है, कब होती है, किन सिनेरियोज में हो जाती है. Whereas on the other hand, अगर ऐसा हो कि मैच्योर ही दो जाइगोट्स हों, दो जाइगोट्स मैच्योर हुए
और इससे एक अलग इंडिविजुअल बने, इससे अलग। ऐसा नहीं हो कि एक जाइगोट हो और वो दो ब्लास्टोमेर्स में फॉर्म हो जाए। मैच्योर ही दो जाइगोट्स हुए, दो जाइगोट्स मैच्योर होने का मतलब ये है दो स्पर्म दो ओवम्स के साथ यूनाइट हो गए, दो स्पर्म्स एंड दो ओवम्स यूनाइट हो गए। तो जब दो जाइगोट्स बनेंगे तो इस वाले जाइगोट से इंडिविजुअल की डेवलपमेंट आएगी, इससे भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट आएगी। अब जब ये दो इंडिविजुअल्स बनेंगे ना, क्योंकि ये दोनों सेम जाइगोट से नहीं बनेंगे, तो इन दोनों के अंदर फीचर्स में डिफरेंसेस होंगे, तो इन्हें हम लोग कहेंगे एज मैटरनल्स। ट्विंस को अमूमन ट्विंस इसलिए क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि इनकी बर्थ सेम टाइम पर आ रही होती है, विद इन द सेम डे। जरूरी नहीं सेम आवर हो, सेम टाइम भी जरूरी नहीं होता, एट टाइम्स ये होता है आवर्स की डिलेशन होती है, बट विद इन द सेम डे डेवलपमेंट हो रही होती है, इनकी बर्थ सेम डे में आ रही होती है, तब उन्हें हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज ट्विंस। अक्सर ऐसा भी होता है दो ट्विंस हैं, एक मेल होता है दूसरा फीमेल, वो मैटरनल्स में आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दो जाइगोट्स मैच्योर हो चुके होते हैं, तो ये मैटरनल ट्विंस के अंदर क्लासिफाई होते हैं, बट सेम टाइम पे बर्थ आ रही है। वन सिंगल जाइगोट से बर्थ आई, जिससे दो ब्लास्टोमेर्स वो सेल्स होते हैं जो कि बाद में डिवाइड होकर हमारे पूरी की पूरी बॉडी को डेवलप कर रहे होते हैं, पूरी की पूरी बॉडी फीचर्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगर दो अलग अलग जाइगोट्स हो जाएं एंड दे ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन इंडिविजुअल, तो फिर आप इसको या आइडेंटिकल्स में नहीं आएंगे, फिर इन्हें क्लासिफाई करेंगे एज मैटरनल ट्विंस। ट्विंस के लिए जरूरी है सेम डे के अंदर डेवलपमेंट हो रही हो, सेम डे में डेवलपमेंट है तो ट्विन है। आवर्स का डिफरेंस आता है, मिनट्स का डिफरेंस आ सकता है, सेक्सेस जेंडर्स का डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो दो किस्म के ट्विंस होते हैं, या तो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे और दी मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या फिर मैटरनल ट्विंस होंगे। तो ये दो ट्विंस हैं। एक स्पेसिफिक वर्ड है, आगे सेक्सुअल मैनर्स स्टार्ट हो रहे हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसमें थोड़ी सी अभी ब्रीफिंग कर रहा हूं, फिर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। पेज नंबर 109 पर एक वर्ड लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ के अंदर, जेनेटिकल मोनोटनी, जेनेटिक मोनोटनी करके लिखा हुआ है। ये भी एक ऐसा मैनर है जिसके अंदर हम लोग एसेक्सुअल अप्लायंस लेकर आते हैं। ये कब अप्लाई किया जाता है जेनेटिकल मोनोटनी? जब आपको वेरिएशन डेवलप करनी हो इंडिविजुअल्स के अंदर। जो वेरिएशंस आपको डेवलप करनी होती है इंडिविजुअल के अंदर, तो एसेक्सुअल मैनर्स में इनके अंदर एक स्पेसिफिक चेंजेस एलिमेंट या म्यूटेशनल एलिमेंट डेवलप किए जाते हैं। उससे ये होता है वेरिएशंस आ सकती हैं और वैरायटी डेवलप होती है विद इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये छोटी सी टर्म है जो एसेक्सुअल मैनर के साथ लिंक हो सकती है। मैं आज सेक्सुअल मैनर्स के साथ इसको ब्रीफ आउट करूंगा। इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया थी मैनर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें हम लोगों ने अपनी बात स्टार्ट की। सबसे पहले हम लोगों ने देखा फिजन, फिर आया बडिंग, देन वी हैड द मैकेनिज्म्स ऑफ रीजनरेशन, क्लोनिंग का मैकेनिज्म देखा, एंड देन हम लोगों ने देखे द मैकेनिज्म्स ऑफ ट्विंस। ट्विंस एसेक्सुअल मैनर नहीं है, ट्विंस को एसेक्सुअल मैनर में क्लासिफाई नहीं कर सकता, इट्स जस्ट ए प्रोडक्टिव मैनर जिस तरीके से इंडिविजुअल्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, शायद मैं कंटिन्यू करूं विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस वाले लेक्चर को यहीं से हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।